बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सभी को नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। आज मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बात करूँगा। ये वक्फ कमिटमेंट बिल और वक्फ एक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। आपको पता है कि 3 अप्रैल 2025 में इस बिल का जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो हो गया है लोकसभा में और उसकी वोटिंग हो गई है और वो पास हो चुका है। जो वोटिंग हुई है वो 288 पक्ष में, टोटल वोटिंग 543 की होती है, जिसमें से कुछ लोगों ने अपनी वोटिंग नहीं की, बट जिन्होंने वोटिंग की 233 की हुई थी, जिसमें कांग्रेस और उनके सपोर्टिंग पार्टी थी, ममता बनर्जी, अदर पार्टियाँ थी। तो इसकी वजह से वोटिंग अच्छी होने की वजह से ये बिल वहाँ पास हो चुका। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद ये संशोधन जो प्रस्ताव था, अमेंडमेंट था, वो कंफर्म हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट बिल क्यों ज़रूरत पड़ा, अमेंडमेंट करने का क्यों ज़रूरत पड़ा इस बिल पे, तो इसका भी रीज़न है। बहुत जगह करप्शन के केसेस आ रहे थे और आप लोगों को पता है वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन थी, वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बोर्ड था जिसके पास ये ज़मीन, इतनी ज़मीन थी। पहला है इंडियन रेलवे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, दूसरा था इंडियन आर्मी और तीसरा जो वक्फ बोर्ड है, इसके पास इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बोर्ड था जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी। तो इसके बाद मैं बात करूँ कि ये वक्फ का मतलब क्या होता है और ये चीज़ आई कहाँ से है और ये कैसे मैनेज इंडिया में होती है और कब से ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। तो वक्फ का मतलब होता है दान। जैसे हिंदू धर्म में आप दान करते हो, वैसे ही मुस्लिम धर्म में अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। इस चीज़ को वक्फ बोलते हैं। और ये चीज़ कब से आई, इसकी हिस्ट्री मैं बताऊँ तो ये जो चीज़ है 12वीं शताब्दी, मतलब मुग़ल काल जब इंडिया में, उससे पहले। तो मुग़ल काल के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा थी, बट उससे पहले ये चली आ रही थी। अब मैं इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लूँ तो ये 1885 में अनुल मलिक ने अपने बुक में लिखा था कि मोहम्मद गोरी ने 2 गांव जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद वो आजकल मुल्तान में है, उसको दान दे दिया था, मतलब वक्फ कर दिया था। तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। वो लगभग 12वीं शताब्दी की थी और धीरे धीरे ये चीज़ें ज़्यादा हो गई, बड़े लेवल पे इसका विस्तार हुआ। रीज़न ये था कि मुग़ल सम्राट, जितने मुग़ल लोगों का शासन आया और मुग़ल इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करते रहे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया और इसके एरियाज़ भी ज़्यादा बढ़ गए। धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रही। मुग़ल शासकों का अस्तित्व थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा और अंग्रेज़ों का अस्तित्व बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अंग्रेज अब इस वक्फ बोर्ड पे अपना कब्जा कर लिया और वो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दिया। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे उनमें भी अपना इन्वॉल्वेशन रखा और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, मतलब ईसाइयों को गिफ्ट कर दिया और जगह जगह पे जहाँ भी ईसाई थे या धर्मांतरण कराने के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने लगे। तो ये सिलसिला बढ़ते रहा। बट एक टाइम बाद अंग्रेज़ों को भी ये लगा कि हाँ, रियल में वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड के बिना मुस्लिम समाज का उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने 1863 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया के नाम कर दी थी। ईस्ट इंडिया के नाम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये गलत कर रहे हैं और पार्शलिटी कर रहे हैं। तो फिर दोबारा 1913 में उन्होंने वक्फ बोर्ड में वैलिडेशन किया। दैट मीन्स कि उसका माप तोल किया और रियल में क्या फैक्ट है और क्या रियलिटी है, इसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी ली। फिर जाके वैलिडेशन के बाद उस एक्ट को लागू कर दिया। तो ये वैलिडेशन क्यों किया और क्या किया, इसका भी रीज़न है। पहले इंडिया की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ दिल्ली और दिल्ली में 75 to 80% जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ बोर्ड की थी और ये चीज़ें बहुत हाईलाइटेड थी। तो उस टाइम ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड की है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये बिल जो आया, वैलिडेशन बिल आया, इसके बाद वहाँ पे कुछ समझौते हुए और वो प्रॉपर्टी का एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देन ये वैलिड हो गया। इसके बाद 1913, फिर 1923, फिर 1930, फिर 1954 जो 1954 हुआ, ये एक बड़े लेवल पे एक्ट का निर्माण हुआ और इसमें बहुत कुछ संशोधन करके बनाया गया और बहुत ब्रॉड लेवल पे वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट किया गया, जिसका आज उस बिल का आज भी इम्पैक्ट है और उसी में कहीं ना कहीं हम संशोधन करते हैं। अदरवाइज़ वो बिल इतना बड़ा था कि अगर वो आज लागू हो जाए तो समझ लो कि इंडिया की फर्स्ट लेवल पे ये बोर्ड बन जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। तो इस टाइम जो 1954 था, इस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इस टाइम जो बिल पास हुआ था, एक्ट बना था, उसमें एक ट्रिब्यूनल जो होता है, कोर्ट होता है, उसकी स्थापना की गई थी। तो वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, जिसमें ये था कि वक्फ के रिलेटेड जो भी
इशूज़ आएंगे, जो भी केसेस आएंगे, वो वक्त ट्रिब्यूनल में देखा जाएगा, ना कि कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट और इन कोर्टों में देखा जाएगा। वहाँ पे स्पेशल जजेस होते थे, बट वो सारे जजेस मुस्लिम कम्युनिटी से होते थे, ये एक फैसिलिटी थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। उसके बाद 1995 में भी बड़े लेवल पे इसमें संशोधन हुआ, जो आज भी इम्पैक्ट डालता है। 1995 का संशोधन जो हुआ वो लार्ज लेवल पे इस पे हुआ। उसके बाद 2013 में हुआ, फिर 24 और 25 जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसमें भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ। तो इसमें जो संशोधन हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो वक्फ बोर्ड का भी संशोधन हुआ, इसमें यह है कि अभी 2 मेंबर अदर कम्युनिटी से होने चाहिए, मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए, ये ऐड हुआ है। इसके बाद 2 मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए, मतलब महिलाएं होनी चाहिए इसके कमेटी में। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं, बट ये 2 मेजर। फिर एक तीसरा जो हमारा पॉइंट था, पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था कि वक्फ बाई यूज़र। वक्फ बाई यूज़र क्या होता है कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो और मुस्लिम के यूज़ के लिए, मतलब समुदाय के लिए यूज़ के लिए आप किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, तो कुछ दिन बाद उस प्रॉपर्टी पे आप हक अपना जमा सकते हो और उसको कब्जे में ले सकते हो। देन वो आपके कब्जे में आ जाएगा और रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें थी वक्फ बाई यूज़र में था कि ऐसे इस वे से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत जगह वक्फ के नाम से प्रॉपर्टी को हड़प लिए थे। तो एक इलीगल इंक्रोचमेंट था बाय वक्फ बोर्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है 2024 और 25 में। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे बहुत अमेंडमेंट हुए हैं 2024 और 25 वाले अमेंडमेंट बिल में। तो ये रहा इस बार का अमेंडमेंट बिल। अब क्यों ये सब करनी पड़ी, ऐसा गवर्नमेंट को क्यों लगा कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन है? तो मैं बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड है इसके पास 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। आप सोच सकते हो, 3rd लार्जेस्ट बोर्ड है जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाद इसका जो वैल्यूएशन निकाला गया वो है 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ है। आप सोच सकते हो, बट ईयरली इसकी इनकम जो है वो 123 करोड़ आती है। बट ओवरऑल ऑन एवरेज आप देखो तो किसी प्रॉपर्टी का मिनिमम 10 से 12% इंटरेस्ट मिलता है। तो बाई रिकॉर्ड 10% अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो, मतलब इनकम हो, तो 1200 करोड़ होने चाहिए। बट रियल में 153 करोड़ ही मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है पर एनम बाई वक्फ बोर्ड के हिसाब से। तो ऐसा गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाद भी इनकम इतना है। तो फिर उसमें जांच हुई। फिर कुछ दिनों के बाद एक कमेटी बनी थी 2005 में, सचर कमेटी में क्या था कि वहाँ पे ये क्लियर हुआ था 2005 में कि जो मुस्लिम समुदाय है उसका सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन कंडीशन को सुधारने के लिए सचर कमेटी बनी थी। तो सचर कमेटी ने ये सारा रिपोर्ट सबमिट किया जो मैंने आपको बताया कि इतनी प्रॉपर्टी 9.4 1 लाख एकड़ प्रॉपर्टी होने के बाद उसका जो वैल्यूएशन निकला था, उसके बाद उसका जो इनकम है वो 153 करोड़ है, बट होना 1200 करोड़। तो ये सारा कुछ सच्चर कमेटी ने गवर्नमेंट को सबमिट किया, उसके 7 मेंबर थे। तो ये सब यहाँ पे एक मिसमैनेजमेंट सिम्स हुआ बाई सचर कमेटी। तो ये गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट किया। तो ऐसा पता चला कि इतना कुछ होने के बाद वक्त 30% मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना इन्वॉल्वेशन दिया। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड ने बहुत जगह इंक्रोचमेंट किया था। तो मैं बात करूं वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट कैसा है। तो वक्फ बोर्ड में एक सेंट्रल बोर्ड होता है, देन उसके बाद स्टेट लेवल पे भी बोर्ड होता है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल पे 28 हमारे पास स्टेट है, इसमें 28 बोर्ड है और एक एडिशनल स्टेट बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। और उसके बाद 3 स्टेट में सुन्नी वक्फ बोर्ड है। रीज़न, 3 स्टेट में सुन्नी ज़्यादा हैं, बिहार, यूपी और राजस्थान में। तो यहाँ पे 3 एडिशनल वक्फ बोर्ड बनाया गया जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं जो कंट्रोल करते हैं इसके मैनेजमेंट को। और इसके बाद इन पर वक्फ स्टेट में अप्रॉक्स 200 मेंबर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अब ये रही इनकी मैनेजमेंट। और इसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट लेवल की, तो इसका जो मैनेजर होता है वो मुतावली बोलते हैं उसको मैनेजर बोलते हैं, जो मुतावली होता है। तो मुतावली इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी इसकी कैसे इतनी बढ़ी और क्या रहा। तो एक हिस्ट्री में ऐसा क्लियर हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने लोकसभा में बोला था कि 2013 तक 18 लाख एकड़ इनकी प्रॉपर्टी थी। देन उसके बाद 2013 से 2025 तक 21 लाख प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई, एकड़ प्रॉपर्टी ऐड हो गई। तो ओवरऑल इनके पास 39 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, ऐसा एक सर्वे में अमित शाह ने बोला लोकसभा में। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज पॉइंट है। और कितना तेज कन्वर्जन हो रहा है प्रॉपर्टी का, ये आप देख सकते हो। तो बहुत से मैं एग्जांपल आपको दूं तो वक्फ बोर्ड ने द्वारका के 2 द्वीपों पे भी अपना हक जमा लिया। वक्फ बोर्ड ने राम मंदिर के एक टुकड़े पर भी अपना हक जमा लिया, बोलता है कि ये मेरा है। इवन अंबानी का मुंबई का घर है
उस पर भी उन्होंने वक्फ बोर्ड ने अपना हक जमाने की बात कही और ये मेरा प्रॉपर्टी ऐसा करके। इवन तमिलनाडु में एक केस मिला था कि वहाँ के जो गांव वाले थे वो प्रॉपर्टी को बेचने गए तो पता चला कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर में प्रॉपर्टी आती है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत से करप्शन हुए हैं। कुछ कुंभ मेला में जो ज़मीन है उसमें भी वक्फ बोर्ड अपना हक जमाना चाह रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी पे इलीगल तरह से वक्फ बोर्ड अपना एलिगेट करके और हक जमाता है। इवन अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उत्तराखंड में भी एक एरिया को अपना कब्रिस्तान बता के वक्फ बोर्ड ने उसको हक जमाया, बट बाद में पता चला कि यहाँ कोई लाशें ही नहीं है, उन्होंने गलत टाइप के मकबरे और वो सब बना रखे थे। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि वक्फ बोर्ड का लोगों जो उसके मेंबर हैं वो गलत रूप से उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वो बेशक आपके बहुत बड़े माफिया यूपी के आतिक असलम, उसके बाद जो और एक मुख्तार अंसारी, तो इनकी भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम से हैं और उसको ये पर्सनल वे में यूज़ करते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं। फिर आजम खान हो गए। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अपने प्रॉफिट के लिए पर्सनल लेवल पे यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी अभी इतने बौखलाए पड़े हैं, रीज़न ये भी हो सकता है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पर्सनल लेवल पर यूज़ करते हैं और उससे अपनी आमदनी लेते हैं। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ उनका जंगल राज चल रहा है और जैसे नहीं बोलते कि जिस चीज़ पे उंगली रख दो वो सोना हो जाएगा, तो वही रीज़न है, जिस ज़मीन पे वो हाथ रख देते थे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती थी। तो ये बिल अच्छा है, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देन इस पर विचार करना चाहिए। इसका विरोध करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक तरह से फेवर है, क्योंकि किसी का एक छत्रराज नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव को कमेंट में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।